चलिए आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे और उसका समाधान कैसे करते हैं उसके विषय में हम लोग जानेंगे। और दो चरों वाले रैखिक युग्मों को सॉल्व कैसे करते हैं, उनको सॉल्व अब करने की कितनी विधियां होती हैं उसके विषय में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते क्या हैं। देखिए, जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और एक्स क्या है, वाई क्या है, इसको पहले जानना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण नाम इसको क्यों दिया गया। क्योंकि ए, बी और सी ये तीनों अचर राशियां हैं, अचर राशियां हैं। तो चर कौन हुए, तो जो बचा एक्स और वाई ये दोनों चर राशियां हैं। अचर का मतलब जैसे 1, 2, 3 ऐसे दिया रहेगा, यानी इसके जगह पे ए बी सी के जगह पे, लेकिन इसके जगह पे एक्स वाई ही रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं, चूंकि इसमें दो चर हैं, एक एक्स एक वाई, इसीलिए इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो, a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 हो, तो यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण एक यह हो गया। और दूसरा हो a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, और इस तरह से इन दोनों को मिला करके हल करना, इसी को हम लोग कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो अब ध्यान से एक बार और सुन लीजिए कि जिसमें दो चर हो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, और दो चर वाले दो समीकरण हो उसको रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी विधियां कितनी होती हैं। चलिए आपके सामने देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान के चलिए कि एक समीकरण हो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो, ये समीकरण एक है। और इस 4 को जैसे आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी को रैखिक समीकरण कहते हैं। और -4 इक्वल टू 0 यह एक रैखिक समीकरण है दो चर वाला। और दूसरा हो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई -1 इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, तो इसको समीकरण 2। तो अब ये दो समीकरण हमारे पास उपलब्ध है। एक है कि 2x माइनस वाई को प्लस -4, और दूसरा है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर इससे हम तुलना करेंगे तो देखें ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो 2x माइनस वाई ये सी के जगह पे है, ए वाई बी के जगह पे 1 होगा और एक ए के जगह पे 2 होगा। इसमें हम देखेंगे तो ये सी के जगह पे है और बी के जगह पे यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और x के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए के जगह पे 1 माना जाता है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने की कुल 4 विधियां होती हैं, 4 तरीके होते हैं, 4 रूल होते हैं, उसको माना जैसे भी आप कह लें। तो पहली विधि होती है आलेखी विधि, आलेखी विधि। अब इस आलेखी विधि में हम कैसे हल करते हैं पूरा विस्तारित रूप से देखिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। तो एक समीकरण उठाते हैं, जैसे मान लीजिए इसको 2x माइनस वाई और 4 को हम उधर कर दें तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। इससे हम दो मान निकालते हैं। क्या, एक आलेख ऐसे चार्ट तैयार करते हैं और कम से कम 2 मान निकाल लिया जाए। 2 मान निकाल लेते हैं तो ज़्यादा सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। तो अब इसमें मान लीजिए इस समीकरण में यहाँ पे x लिख दिया जाए, यहाँ पे y, तो अगर x इक्वल टू यहाँ पे 0 कर दिया जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू 0 किया गया तो माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू -4 हो जाएगा। इसी समीकरण में वैल्यू, एक बार x का वैल्यू 0 कर दीजिए, एक बार y का वैल्यू 0 कर दीजिए। अगर y का वैल्यू 0 कर दिया जाए इस समीकरण में तो y 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 4 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2। यह हो गया। दूसरा, इसी तरह से दूसरा समीकरण भी यहाँ पे रखते हैं, x प्लस वाई और इस एक को उधर ले जाया जाए तो -1 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण है और ये पहला समीकरण था। इसका भी एक ग्राफ तैयार करते हैं इसी तरह से। इसमें भी ऐसे
चार्ट तैयार करते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y, यही सिस्टम। अगर x के जगह पे यहाँ पे 0 रख दिया जाए तो y का वैल्यू हो जाएगा, x बराबर 0 रखा जाएगा जब, तो वैल्यू रख दिया जाता है, तो y का वैल्यू हो गया -1। अगर y का वैल्यू यहाँ 0 कर दिया जाए, y का वैल्यू 0 कर दिया जाए तो x का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक, अब इसी को दोनों पॉइंटों को उठा करके ग्राफ का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग ग्राफ चार्ट देखे ही हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, यह x डैश और ये y डैश। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा उसको बता रहे हैं। इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ। इसमें हम देखेंगे y का वैल्यू माइनस में जा रहा है, अर्थात नीचे चल रहा है। तो चलिए ऐसे कितना है 4, तो 4 लाइन ऐसे खींच लेते हैं माइनस में, 1 2 3 और 4। फिर इधर x का वैल्यू 2 चल रहा है +2 में, तो इधर से हम 2 लाइन इधर से खींच लेते हैं, 1 2। चलिए इधर का तो ये वाला चार्ट तो हो गया। इस चार्ट के लिए हम देखेंगे y इक्वल टू -1 है, यानी ये भी नीचे जा रहा है, तो माइनस में हम लाइन खींचे ही हैं, और x का वैल्यू -1 की तरफ चल रहा है। तो चलिए इधर से भी एगो लाइन खींच लेते हैं, एगो खींच लें चाहे 2-4 गो खींच लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके ऊपर भी अगर हम ऐसे खींच लेते हैं कोई मतलब, ऐसे हम कुछ भी कर लें, हमको याद रखना है कि यह y वाली लाइन है मोटी और ये x वाली लाइन है। इसको वर्टिकल और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इसको हिंदी में क्षैतिज रेखा और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जानते हैं। y अक्ष को ऊर्ध्वाधर, चूंकि खड़ी लाइन है तो इसलिए y अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा, और जो ऐसे पृथ्वी के समानांतर चल रही हो तो इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इन वैल्यूओं को उठा के इसमें रख देते हैं। रखने के बाद उत्तर कैसे ढूंढा जाता है उसको बता रहे हैं, विस्तार से देख लीजिए क्या होता है, और उसके बाद बाकी 3 विधियां आपको तुरंत बताता हूँ। तो x का वैल्यू 0, तो x पे हमको किधर भी नहीं जाना है, ना उधर जाना है ना इधर जाना है, तो y इक्वल टू -4। तो y इक्वल टू -4, 1 2 3 4, यह हो गया। दूसरा देखेंगे, y का वैल्यू 0 यानी y पे हमको जाना ही नहीं है, तो x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 1 और 2, ये वाला है। इसी लाइन को, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी रेखा पे हम ऐसे मिलाएंगे। अगर लाइन थोड़ा तिरछा हो सकता है इधर उधर, चलिए पहले इसको मिलाते हैं, ये मिल गया, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, चलिए आगे बढ़ गया। यही रेखा ये किससे निकल के आया था, 2x - y - 4 से। तो इस रेखा के ऊपर लिख देते हैं कि यही रेखा है 2x - y - 4 इक्वल टू 0 वाली रेखा, यही है 2x - y - 4 इक्वल टू 0 वाली लाइन यही चल रही है। इसको अब रखेंगे, x इक्वल टू 0, तो x पे हमको जाना नहीं है, तो y इक्वल टू -1। चलिए y इक्वल टू -1 को चिन्हित कर लेते हैं, यह है। फिर y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू जब 0 होगा तो y पे हमको न ऊपर जाना है न नीचे जाना है, तो जाना कहाँ है, x इक्वल टू -1 की तरफ। तो x इक्वल टू -1 यहाँ पे है, ये है, ये तो मूल बिंदु है, ये है। अब इसको मिलाते हुए हम रेखा का निर्माण करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को। तो ऐसे जा रहे हैं, तो हम देखेंगे इसमें, ये जहाँ पे काटे देख रहे हैं ना, ये दोनों लाइन, ये लाइन किसकी थी, ये जो रेखा है यह x + y + 1, इस पे यहाँ लिख देते हैं x + y + 1 इक्वल टू ये 0 वाली लाइन ऐसे चल रही है, और यह लाइन ऐसे, और ये दोनों जहाँ पे काटते हैं ऐसे, उसी को वही उसका हल होता है। तो ये कहाँ पे काटे हैं देखेंगे, x वाला पे हम चल रहे हैं इधर से, तो x पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 पे, यहाँ से 1 और y पे 2, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से इधर प्लस और नीचे है तो माइनस, तो y वाला -2, तो 1 और -2 इसका आंसर हुआ, अर्थात x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है -2। इसको आप हल करेंगे जब अन्य विधियों से, तो यही आंसर आएगा। अभी चेक करते हैं, तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, इसको ऐसे हल किया जाता है। तो जहाँ पे एक काट देते हैं वही प्रच्छेद बिंदु ही उनका हल होता है, यानी वही x और y का आंसर होता है। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2 इस दोनों समीकरणों का हल है, कि जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, अर्थात इसमें रखेंगे तो इसको 0 कर देगा, और नहीं तो इसमें रखेंगे तो इसको भी 0 कर देगा। तो चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि हो गया प्रतिस्थापन विधि। इसको हल कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि को, जिसको
हम लोग इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको। तो इसको हल करते कैसे हैं कि इसमें क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को पूरा, जैसे मान लीजिए समीकरण 2 है, x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर हम एक को उधर करेंगे, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर, तो करेंगे तो इधर से x प्लस वाई, एक को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और y को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू -y -1 हो जाएगा। ये x का वैल्यू हो गया y के पदों में। इसी x के मान को उठा करके एक दूसरा समीकरण है उसमें रख देते हैं, जो बचा हुआ समीकरण है। तो बचा हुआ समीकरण कौन सा है, 2x - y - 4 इक्वल टू 0, ये समीकरण एक था। तो x के जगह पे -y -1 इसमें रख देंगे। तो x की जगह पे यहाँ रखेंगे तो 2, और x की जगह पे -y -1, ये बंद हो जाएगा, -y, आप 4 को उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो -2y -2 -y इक्वल टू 4। तो 2y और ये -y, तो कुल मिलकर के हो गया -3y, और 2 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो -3y इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू हो गया 6/-3, इससे काट देंगे तो y का वैल्यू हो गया -2। अब इस वैल्यू को उठा के जिसको हम प्रतिस्थापित किए थे जिस समीकरण को, उसमें रख देते हैं। तो प्रतिस्थापित समीकरण दूसरा था इसी को, तो x का वैल्यू क्या निकल के आया था y के पद में, -y -1। अब तो y का वैल्यू जो -2 है यहाँ रखते हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2 -1। चूँकि y का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे माइनस इसके साथ पहले से मौजूद है, और y का वैल्यू खुद -2 है, तो -2 और -1, तो x का वैल्यू हो गया यहाँ से माइनस माइनस मिलके +2 -1, तो बराबर 1। तो इस तरह से x का वैल्यू निकला 1 और y का वैल्यू निकला -2। इस तरह से भी वही वैल्यू आएगा। तो यह है प्रतिस्थापन विधि, यानी दूसरा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम तीसरा है विलोपन विधि, जिसको इलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो हिंदी में उसको कहते हैं विलोपन विधि। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पेपर में अलग अलग विधियों के नाम से पूछता है। 2 ऐसे समीकरण दे देगा, पूछेगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, पूछ देगा इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, पूछ देगा इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, या पूछ देगा इसको आलेखी विधि। तो आपको 2 विधि तो बता चुका हूँ, तीसरा विधि बता रहा हूँ, फिर चौथा विधि देखते हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि ये दोनों समीकरणों में हम देखेंगे कि y के, ये भी एक y है, ये भी एक y है। तो यहाँ दोनों समीकरणों में हमको कुछ करना नहीं है। अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दें, यानी किसी एक वैल्यू को समझिए विलुप्त कर देना, गायब कर देना है, तो कैसे गायब होगा, तो लिख लेते हैं 2x - y, और 4 को उधर कर देंगे तो 4, ये समीकरण 1 है, और x + y, और इस 1 को उधर लेंगे तो -1, ये समीकरण 2 है। इसको जोड़ करके या घटा के किसी एक को गायब कर दिया जाता है, उसी को विलोपन विधि कहते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x और यह हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू हो गया 3/3, यानी x का वैल्यू हो गया 1। अब इस वैल्यू को उठा के किसी एक समीकरण में, जिसमें आप चाहें, चाहे 1 में या 2 में, उसमें रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x = 1, आपको जिस समीकरण में रखना है, समीकरण 1 में, 2 में, उसको लिख लीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, x + y = -1 है, ये समीकरण 2 था। अब इसमें x का यह वैल्यू x = 1 रख देते हैं। तो यहाँ 1 धन y बराबर -1, ये एक उधर जाएगा तो y = -1 -1, तो y = हो गया -2। ये तीसरी विधि हो गई विलोपन विधि, यानी दोनों समीकरणों में से चाहे x चाहे y को, चाहे घटा के चाहे जोड़ के, जैसे वो एक गायब हो जाए, विलुप्त हो जाए, उसी को विलोपन विधि कहते हैं। चौथी विधि है क्या, उसका नाम है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए जो हमारा ax + by + c a रैखिक समीकरण जो था 2 चरों वाला, तो यह चूंकि समीकरण 1 है
और ये समीकरण 2 है, दोनों को अलग अलग लिखते हैं, आसानी होगा समझने में। देखिए 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, ये समीकरण 1 है, और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, समीकरण 2 है। यह जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो x के पास क्या है a, y के पास क्या है b, और जो अचर अकेले पड़ा हुआ है वो c। तो इनसे हम तुलना करें तो चूंकि दो समीकरण है, तो यह a1 a b1 a c1, तो ये पहले समीकरण में जो है x के पास वो a1 होगा, y के पास b1 होगा, जो सिंगल होगा वो c1 होगा, और दूसरे समीकरण में जाएंगे तो यह a2 होगा, a b2 होगा, और जो सिंगल होगा वो c2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो a1 की जगह पे कौन है, 2 है, तो b1 के जगह पे कौन है, b1 के जगह पे, तो b1 के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 है, तो c1 के जगह पे क्या है, तो -4 है। उसके बाद इसको देखेंगे, a2 की जगह पे क्या है, तो x के पास जो होना चाहिए वो a2 हो गया, तो x के पास है 1, और b2 क्या है, तो जो y के पास हो तो 1, तो c2 क्या है, तो जो सिंगल हो 1। तो इस तरह से हम इनको नोट कर लेते हैं। उसके बाद ब्रज गुणनखंड का जो मेथड है उसको, उस फार्मूले को कैसे आप याद करेंगे कि भूलें ना, पहले उसको बताता हूँ फिर इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या होता है, आप ऐसे लिख लीजिए x y और 1, x के नीचे लिखिए a1 अपान a2, y के नीचे लिखिए b1 अपान b2, और इसके नीचे लिखिए c1 अपान c2। अब इसमें ये लिखा हूं क्यों, इसको ध्यान से देखिएगा। जब x का वैल्यू आप निकालेंगे तो उस समय आपको ए लाइन पूरा छोड़ देना पड़ेगा। तो उस समय आप b1 c2 पहले b से शुरू करेंगे और इसमें गुणा करेंगे, b1 c2 माइनस तब b2 c1। जब इसको निकालेंगे तो अब इसको नोट कैसे करते हैं, देखिए जब y को नोट करेंगे, y के वैल्यू को, तो y बटे क्या लिखेंगे, यह तो हो गया x बटे b1 c2 माइनस b2 c1। तो y बटे क्या होगा, तो चलिए एक एक को नोट करते चलते हैं, x बटे b1 c2, तो लिखते हैं b1 c2 माइनस b2 c1। ये सबसे आसान तरीका है जो बता रहा हूँ। उसके बाद इसको बराबर कर देते हैं, तो y बटे क्या होगा, y बटे क्या होगा उस कंडीशन में, तो y जब रखेंगे तो इसको पूरा छोड़ देंगे, तो आगे बढ़ेंगे, तो c1 तो इधर आएंगे a2, और उसके बाद माइनस, तो y बटे c1 a2 माइनस, तो c2 a1, यानी ऐसे गुणा करेंगे और ऐसे गुणा करेंगे, तो c2 a1, फिर 1, यह जो ऊपर 1 है, तो जब इसको ऊपर रखेंगे तो 1 बटे, तो इसको पूरा छोड़ देंगे, तब क्या होगा, तो यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1, अर्थात a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे यही ब्रज गुणन विधि का फार्मूला है, जिसको याद करने में थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन यह रूल अपना लेंगे तो उसको याद भी नहीं करना होगा, इसको देख देख के आप लिख लेंगे। चलिए अब इस सिद्धांत से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो इसको नोट ले सकते हैं कि आपको करना क्या है कि x लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे पूरा, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, y बटे लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे पूरा, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब 1 लिखेंगे तो इसको पूरा छोड़ देंगे, तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, और वही आंसर। तो चलिए देखते हैं, इस तरह से इसका आंसर निकालते हैं। तो x का वैल्यू x बटे b1 c2, तो b1 है -1, तो c2 है 1 गुणे 1, फिर b2 क्या है, तो b2 है 1 माइनस b2 है 1, और c1 क्या है, c1 है -4 गुणे -4, और ये बराबर हो गया, इसको छोड़ देते हैं, इससे लेते हैं 1 से, तो 1 बटे a1, तो a1 है 2, और b2 है 1 माइनस a2 है 1, तो b1 है -1। चलिए तो क्या मिला, x बटे 1 के करना 1 माइनस 1, माइनस माइनस मिलकर प्लस, 4 करने 4 प्लस 4 बराबर 1 बटे 2, माइनस माइनस मिलकर प्लस 1, तो ये हो गया 1 बटे 3, और यह x बटे 3 बराबर 1 बटे 3, 3 उधर जाएगा तो इससे कट जाएगा,
यानी क्या हो जाएगा, x बराबर 3/3 यानी 1। तो x का वैल्यू हो गया 1। तो इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद y का वैल्यू निकालना रहेगा, तो y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, अर्थात इसका भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिएगा। चलिए, तो इस तरह से अगर हम देखें तो जब y का वैल्यू निकालेंगे तो y/c1, तो c1 क्या है -4, और a2 क्या है a2, तो a2 है 1 गुणे 1, माइनस c2 1 है, और a1, तो a1 2 है गुणे 2, बराबर वहाँ पे चलेंगे 1/, a1 क्या है, तो a1 है 2, और b2 क्या है, तो b2 है 1, माइनस a2 क्या है, तो a2 है 1, और b1 क्या है, तो b1 है -1। चलिए ठीक है, y/4 × 4 और 2 × 2 बराबर 1/2 × 2, माइनस माइनस मिलके प्लस 1 × 1, तो हो गया ही y/-6 बराबर 1/3। 6 उधर जाएगा तो y बराबर -6/3 कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -2। इस तरह से x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया -2। यह है ब्रज गुणन विधि। इस तरह से अब इसमें बाकी कुछ बोर्ड संबंधी चीज़ें आपको बता देता हूँ, देख लीजिए कि बोर्ड संबंधी चीज़ों में क्या पूछता है। देखिए, जो हम लोग नोट किए थे A1, B1, C1 और A2, B2 और C2, हम लोग नोट जो इसमें से किए हैं, कब संपाती होगा, कब असंगत होगा, कब संगत होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, उसको विधिवत जान लीजिए। देखिए, इसके कंडीशन क्या बनते हैं। अगर A1/A2 का वैल्यू B1/B2 के बराबर नहीं हो रहा है, चलिए नंबर 1, अगर A1/A2 का वैल्यू B1/B2 के बराबर नहीं हो रहा है, तो जो दो रेखाएं अभी ग्राफिकल मेथड से बताए थे, इसी कंडीशन में वो दोनों परिच्छेद करते हैं, और जब परिच्छेद करते हैं तो एक उसका निश्चित हल निकल के आता है। तो उसमें पूछता है कि यदि A1/A2 = नॉट B1/B2 हो तो क्या होगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इसका एक अद्वितीय हल होगा। नंबर 2, यदि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, और वो भी बराबर हो जाए C1/C2 के, तब क्या होगा। तो उस समय इसके आपको आंसर देना पड़ेगा, इसके अनंत हल होंगे। नंबर 3, यदि A1/A2 हो और वह बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर न हो, तब क्या होगा। तो जब C1/C2 के बराबर नहीं होगा तो उस समय उस कंडीशन में आपको क्या लिखना है, आगे उसका आंसर क्या लेना है। तो उस समय आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इसका कोई हल नहीं है। उसके बाद अगर हल पूछेगा तो इस तरह से लिखना है, लेकिन अगर संगत असंगत पूछ दिया तब क्या होगा, संपाती पूछ दिया तब क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ये दूसरा जो कंडीशन है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो इसी कंडीशन में दोनों रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती होंगी। सिर्फ इस कंडीशन में जब तीनों बराबर हो जाए तो ये संपाती होंगी। अब चलते हैं, बाकी इसमें संपाती नहीं, इसमें भी संपाती नहीं होंगी, ये तो प्रतिच्छेद करेगा। इसका एक आंसर और आपसे पूछता है कि अद्वितीय हल अगर हटा देगा तो पूछेगा कब प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस अगर प्रतिच्छेद पूछेगा तो इसी को A1/A2 = नॉट B1/B2 को ही इसी कंडीशन पे प्रतिच्छेद दोनों रेखाएं करती हैं। तो यहाँ पे अगर अद्वितीय हल न पूछ करके अगर पूछ दिया प्रतिच्छेद, तो इसी कंडीशन में प्रतिच्छेद, यानी इसको आप यहाँ पे लिख देते प्रतिच्छेद करेंगे।
अगर ए नहीं पूछा तो। उसके बाद इसमें भी दो आंसर हो गया, एक इसके अनंत हल होंगे या दोनों संपाती होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। अब नंबर आता है संगत और असंगत का। तो देखिए जो हल है, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, इन्हीं दोनों कंडीशनों में ये संगत होते हैं, संगत। लेकिन यह असंगत होगा, असंगत। तो देखिए आपको कितने प्रकार से आंसर देने पड़ सकते हैं। अद्वितीय हल, एक निश्चित हल होगा। अद्वितीय हटा देगा तो पूछेगा एक निश्चित हल कब होगा, तो इस कंडीशन में निश्चित हल, उसी को निश्चित हल बोलते हैं, उसी को एक अद्वितीय हल बोलते हैं। इसी कंडीशन में दोनों रेखाएं परिच्छेद करती हैं, जो जिसका आंसर निकल के आता है इसे परिच्छेद करती हैं। इसी कंडीशन में इसका अनंत हल होता है। अगर अनंत हल के रूप में पूछ रहा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इस कंडीशन में अनंत, यानी a1/2, b1/b2, c1/c तीनों बराबर होंगे, अर्थात अनंत हल होंगे। अच्छा संपाति पूछेगा तो संपाति, लेकिन संपाति तो एक ही कंडीशन में होता है। लेकिन संगत पूछेगा तो संगत, इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा इसका एक अद्वितीय हल होगा। इसके साथ अगर पूछा है कि संगत भी होगा तो लिखना पड़ेगा हाँ संगत होगा। इसमें भी अगर पूछेगा इसके अनंत हल होंगे तो इसके तो 3 आंसर देने पड़ते हैं। एक अनंत हल होंगे, ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर एक ही साथ समझिए चलती हैं, तो संपाती होंगी और संगत होंगी। लेकिन इसमें दो प्रकार के आंसर दिए जाते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा, ये हल नहीं कर पाएंगे हम समीकरण को, अर्थात यह संगत है। ये पूरे रैखिक समीकरण के पूरा सारांश है। अब इस आधार पे पूरे चैप्टर को आप चाहें तो समाप्त कर सकते हैं।